नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ प्यारी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने साथ काम करने वाली किसी भी लड़की से गौतम औपचारिक बातचीत से ज्यादा ताल्लुकात नहीं बढ़ाता था। एक रोज एक रिपोर्ट बनाने के लिए उसे और श्रेया को ऑफिस बंद होने के बाद भी रुकना पड़ा और जाते जाते बॉस ने ताकीद कर दी, श्रेया को घर जाने में कुछ परेशानी हो तो देख लेना गौतम। पार्किंग में आने पर श्रेया को अपनी एक्टिवा स्टार्ट करने की असफल कोशिश करते देख गौतम ने कहा, इसे आज यहीं छोड़ दो श्रेया, ठोक पीट कर स्टार्ट कर भी ली तो रास्ते में परेशान कर सकती है। कल मैकेनिक को दिखाने के बाद चलाना ठीक है। पंकज से कहती हूँ पिक कर ले, श्रेया ने मोबाइल निकालते हुए कहा। वह 15-20 मिनट में आ जाएगा, उसे बुलाने से बेहतर है मेरी बाइक पर चलो, गौतम बोला। लेकिन मेरा घर दूसरी दिशा में है, तुम्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, यहाँ खड़े रहने से बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर तो जाऊंगा नहीं। बात श्रेया की समझ में आई और वह गौतम की बाइक पर बैठ गई। घर पहुंचने पर श्रेया का आग्रह करके गौतम को अंदर ले जाना स्वाभाविक ही था। अपने पापा देवेश, माँ उमा, छोटी बहन रिया और जुड़वा भाई पंकज से उसने गौतम का परिचय करवाया। ओह, मैं समझा था पंकज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सो तुम्हें लिफ्ट देने में कोई खतरा नहीं है। गौतम बेसाख्ता कह उठा, बेफिक्र रहो, पंकज के रहते मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत ही महसूस नहीं होती। श्रेया हंसी। इसे छोड़ने आने के चक्कर में तुम्हें घर जाने में देर हो गई, उमा ने कहा। कोई बात नहीं आंटी, घर जा अकेले चाय पीता, यहाँ सबके साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ। उमा को उसकी सादगी अच्छी लगी। उसने गौतम के परिवार के बारे में पूछा। गौतम ने बताया कि उसके कोई बहन भाई नहीं हैं, माता पिता यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। अब उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रत्याशियों के लिए अपना कोचिंग कॉलेज खोल लिया है। छोटी सी फैमिली है मेरी, आपके यहाँ सबके साथ रौनक में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, गौतम ने श्रेया के भाई बहन की ओर देखते हुए कहा। आज पहली बार मम्मी पापा से शिकायत करूंगा कोई बहन भाई न देने के लिए। अब मम्मी पापा तो बहन भाई दिलाने से रहे, यहीं आ जाया करो सबसे मिलने, हमें भी अच्छा लगेगा, देवेश ने कहा। जी जरूर, अभी चलता हूँ, पापा के आने से पहले घर पहुँचना है, देर से पहुँचने पर पापा नाराज होंगे, पंकज ने पूछा। नाराज तो नहीं लेकिन मायूस होंगे, जो मुझे पसंद नहीं है, गौतम ने उठते हुए कहा। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें। उसके बाद ऑफिस में तो दोनों के ताल्लुकात पहले जैसे ही रहे, लेकिन तब तक श्रेया पापा की ओर से घर आने का आग्रह करने लगी, जिसे गौतम तुरंत स्वीकार कर लेता है। एक रोज यह सुनकर कि गौतम को बिरयानी बहुत पसंद है, देवेश ने कहा, हमारे यहाँ हर एक छुट्टी के रोज बिरयानी बनती है, कभी लखनवी, कभी हैदराबादी, तो कभी अमृतसरी। तुम किसी रविवार को लंच पर आ जाओ। रविवार की दावत तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता अंकल, क्योंकि एक रविवार ही तो मिलता है पापा के साथ लंच करने का, तो पापा को भी यही ले आओ। हाँ, यह ठीक रहेगा, गौतम फड़क कर बोला। पापा को भी बिरयानी बहुत पसंद है, तो ठीक है, इस रविवार को तुम मम्मी पापा के साथ लंच पर आ रहे हो, मुझे उनका नंबर दो, मैं स्वयं उनसे आने का आग्रह करूंगी, उमा ने कहा। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है आंटी, पापा मेरे कहने से ही आ जाएंगे। मम्मी तो शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए हमारे यहाँ यह सब नहीं बनता। मम्मी को फिर कभी ले आऊंगा, रविवार को मुझे और पापा को ही आने दीजिए, कहकर गौतम चला गया। रविवार को गौतम अपने पापा ब्रिजेश के साथ आया। देवेश और उमा को ब्रिजेश बहुत सहज और मिलनसार व्यक्ति लगे और बाप बेटे के आपसी लगाव व तालमेल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तो नहीं, लेकिन गीता भी उंगलियां चाटने वाली मटर की कचौड़ी और अचारी आलू वगैरह बनाती है। ब्रिजेश ने कहा, अगले रविवार को आप सब हमारे यहाँ आ रहे हैं। देवेश और उमा सहर्ष मान गए। देवेश, उमा और श्रेया रविवार को गौतम के घर गए। गीता भी बाप बेटे की तरह ही मिलनसार और हंसमुख थी। कुछ ही देर में दोनों परिवारों में अच्छा तालमेल हो गया और वातावरण सहज व अनौपचारिक। उमा किचन में गीता का हाथ बांटने चली गई। ब्रिजेश ने बड़े शौक से सबको अपना पूरा घर दिखाया और फिर आने का अनुरोध किया। जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले गीता बहन को हमारे यहाँ आना है, उमा ने कहा। आप न कहती तो भी मैं इसे लेकर आने वाला ही था और आऊंगा भी। ब्रिजेश के कहने के अंदाज पर सभी हंस पड़े। एक रोज गौतम लंच ब्रेक में श्रेया के पास आया और मम्मी पापा तुम्हारे घर हमारी शादी की बात करने जा रहे हैं और यह तुम भी जानती हो कि तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे,
लेकिन इससे पहले कि तुम हाँ कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपने और मेरे परिवार के बारे में। मेरे जीवन में हमेशा सर्वोच्च स्थान मेरे पापा का ही रहेगा, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान है। वे मेरे जन्मदाता नहीं हैं, उनका देहांत तो मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। वैसे तो पापा भी वही पढ़ाते थे जहाँ मम्मी, लेकिन वे मेरे मामा के दोस्त भी थे, सो अक्सर घर पर आया करते थे और मेरे साथ बहुत खेलते थे। एक रोज मामा से यह सुनने पर कि घर में मम्मी की दूसरी शादी की चर्चा चल रही है, उन्होंने छूटते ही पूछा, गौतम का क्या होगा? शादी ऐसे व्यक्ति से ही करेंगे जो गौतम को अपने बेटे की तरह अपना मानेगा। मामा ने जवाब दिया, इसकी क्या गारंटी होगी कि शादी के बाद वह अपनी बात पर कायम रहेगा? पापा ने फिर प्रश्न किया कि ऐसे रिश्तों में तो हमेशा ही गारंटी से ज्यादा रिस्क रहता है, जो जान लेना पड़ता ही है। मामा ने फिर जवाब दिया, गौतम बहुत प्यारा बच्चा है, उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं वादा करता हूँ गौतम को आजीवन पिता का प्यार दूंगा। गीता की शादी मुझसे कर दीजिए, पापा ने छूटते ही कहा। मम्मी के घर वाले तो तुरंत मान गए, लेकिन पापा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए पापा ने उनसे रिश्ता तोड़कर मेरे मुंह में पुश्तैनी जायदाद भी छोड़ दी। यही नहीं, पापा उस समय आईएएस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई के बजाय अपना सारा ध्यान मेरे लालन पालन में लगा दिया और परीक्षा भी नहीं दी, क्योंकि उन्हीं दिनों मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और उन्हीं के लिए कई सप्ताह तक बेड रेस्ट अनिवार्य था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पापा ने अपना अस्तित्व ही मुझ में लीन कर दिया है। अब यह मेरा कर्तव्य है कि आजीवन पापा की खुशी को ही मैं अपनी खुशी समझूं। शादी के बाद मेरी पत्नी को भी यह दायित्व निभाना पड़ेगा। जानता हूँ श्रेया, घर वाले ही नहीं, हम दोनों भी एक दूसरे को चाहने लगे हैं। फिर भी हाँ करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हें उम्र भर संयुक्त परिवार में रहना होगा, और वह भी मम्मी पापा की आज्ञा अनुसार। पापा बहुत सुलझे हुए सहृदय व्यक्ति हैं, और तुम्हारी मम्मी भी। उनके साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसकी शिकायत मैं कभी तुमसे नहीं करूंगी। श्रेया ने दृढ़ स्वर में कहा, करोगी भी तो मैं सुनूंगा नहीं, यह अच्छी तरह समझ लो। गौतम के स्वर में चुनौती थी। जल्दी ही दोनों की शादी तय हो गई, लेकिन तुरंत बाद ही एक अड़चन आ गई। ऑफिस के नियमानुसार वहाँ पति पत्नी एक साथ काम नहीं कर सकते थे। श्रेया ने बेहिचक नौकरी छोड़ दी। हनीमून से लौटने के बाद वह भी गीता और ब्रिजेश के साथ कोचिंग कॉलेज में जाने लगी। उसने वहां ऑफिस की सब व्यवस्था संभाल ली जो अब तक ब्रिजेश संभालते थे। यह सब करने में वह ब्रिजेश के और भी करीब आ गई। वैसे भी बहुत स्नेह करते थे वे उससे। यह काम संभाल कर तुमने मुझे बहुत राहत दी है श्रेया। थक जाता था पढ़ाने और फिर उसके बाद यह सब सिरक पराई वाले काम करने में। काम इतना ज्यादा भी नहीं है कि इसके लिए किसी को नियुक्त करूं। एक रोज ब्रिजेश ने कहा, ऐसा है पापा, तो यह काम अब आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। दूसरी नौकरी मिलने के बाद भी मैं इसके लिए समय निकाल लिया करूंगी। श्रेया ने कहा, मेरे लिए यानी अपने व्यथित पापा के लिए भी कभी थोड़ा समय निकाल सकोगी श्रेया? ब्रिजेश ने कातर भाव से पूछा। श्रेया चौंक पड़ी। क्या कह रहे हैं पापा? आप और व्यथित? मम्मी और गौतम को पता चल गया तो वे आपसे भी अधिक व्यथित हो जाएंगे। उन दोनों को तो पता भी नहीं चलना चाहिए। वैसे भी वे कुछ नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है पापा? तुम, केवल तुम श्रेया, ब्रिजेश ने बड़े विवश भाव से कहा। वह कैसे पापा? श्रेया ने सहमे स्वर में पूछा। मेरी व्यथा, मेरी करुण कहानी सुनोगी? जरूर पापा, अभी सुना दीजिए। अभी तो आपकी क्लास भी नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी मेरे साथ? चलिए, एनीथिंग फॉर यू पापा। मैडम को कह देना हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। अगर लौटने में देर हो जाए तो वे मेरी क्लास में कल रात तैयार किया प्रश्न पत्र बांट दे। ब्रिजेश ने चपरासी से कहा और श्रेया के साथ बाहर आ गए। गाड़ी चलाते हुए ब्रिजेश चुप रहे। शहर से दूर एक बहुत बड़े अहाते में बनी हैवली नुमा बहुमंजिला कोठी के सामने उन्होंने गाड़ी रोक दी। यह हमारी पुश्तैनी कोठी है। पिताजी मेरे और गीता के विवाह के लिए एक ही शर्त पर राजी थे कि इस जायदाद पर सिर्फ उनके अपने खून यानी मेरी औलाद का ही हक होगा, गौतम का नहीं। गौतम के लिए ही तो मैं शादी कर रहा था। इसलिए मुझे यह बात इतनी बुरी लगी कि मैंने फैसला कर लिया कि मेरी अपनी औलाद होगी ही नहीं। गीता के गर्भाशय में
फाइब्रोइड्स थे जिनका वह इलाज करवा रही थी, लेकिन मैंने उसे दवाई खाने के बजाय ऑपरेशन करवाकर गर्भाशय ही निकलवाने को मना लिया। उसके बाद एक शहर में रहते हुए भी न कभी पिताजी ने मुझे बुलाया, ना मैं स्वयं ही गया। कुछ वर्ष पहले ही पिताजी का निधन हुआ है। मरने से पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अंतिम संस्कार के लिए मुझे बुला लिया जाए। जायदाद तो खैर लाचारी में मेरे नाम करनी ही थी, क्योंकि दान देने से तो जायदाद पराये लोगों को ही मिलती, जो वे चाहते नहीं थे। लेकिन मरने से पहले एक मार्मिक पत्र भी लिखा था उन्होंने, जिसमें मुझ पर अपने परिवार की वंशवेट नष्ट करने व पुरखों की मेहनत से बनाई जायदाद को पराये खून के हाथों देने का आरोप लगाया था, और अनुरोध किया था कि हो सके तो ऐसा होने से रोक दूं। अपने पूर्वजों का नाम जीवित रखने के लिए गौतम के अतिरिक्त भी अपना बच्चा पैदा करूं। उस पत्र को पढ़ने के बाद मैं आत्मग्लानि से ग्रस्त हो गया हूं। एक जाने माने परिवार की वंशवेल नष्ट करने का मुझे कोई हक नहीं है। क्या नहीं किया था दादाजी और पापा ने अपने वंश का गौरव बढ़ाने के लिए, मुझे खुशहाल जीवन देने के लिए। और मैंने उनका बुढ़ापा ही खराब नहीं किया, बल्कि उनका वंश ही खत्म कर दिया, महज इसीलिए कि गौतम के मन में हीन भावना न आए। गौतम और गीता समझदार थे। हमारा दूसरा बच्चा होने पर और उसे पिताजी की जायदाद मिलने पर उन्हें कोई मलाल नहीं होता। दोनों ही पिताजी की भावनाएं समझ सकते थे, और गौतम के लिए तो मेरी और उसकी माँ की कमाई ही काफी थी। लेकिन भावावेश में आकर मैंने गीता की हिस्टेक्टोमी करवा कर सब संभावनाएं ही खत्म कर दी। ब्रिजेश बुरी तरह बिलक पड़े। शांत हो जाइए पापा, हुआ तो गलत ही है, पर उसे सुधारने के लिए अब कुछ नहीं हो सकता। श्रेया ने असहाय भाव से कहा। बहुत कुछ हो सकता है, यानी सब ठीक हो सकता है। श्रेया, अगर तुम चाहो तो। मैं समझी नहीं पापा, मैं भला क्या कर सकती हूँ? श्रेया ने हैरानी से पूछा। मेरी वंश बेल को बढ़ा सकती हो। मुझे मेरे खून का वारिस देकर ब्रिजेश ने आकुलता से कहा। वह तो समय आने पर मिल ही जाएगा पापा। श्रेया ने शर्माकर कहा। गौतम का नहीं, मेरे अपने खून का वारिस श्रेया। ब्रिजेश ने शब्दों पर जोर दिया, जिसे मैं पापा की अंतिम इच्छा अनुसार अपने पुरखों की विरासत सौंप सकूं। पापा ने वसीयत में बगैर किसी शर्त के सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, जिसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ। केवल उस व्यक्तिगत पत्र में अपनी इच्छा जाहिर की है, जिसका मेरे सिवा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं ग्लानिवश उन सब जायदाद का स्वयं उपयोग कर रहा हूँ, न गीता और गौतम को करने दूंगा। उसका उपयोग केवल पापा के खून का वह असली वारिस करेगा, जो दुनिया की नजरों में तो गौतम की पहली संतान होगी, पर वास्तव में वह मेरी ब्रिजेश की होगी। गौतम की उस पहली संतान के नाम हर्षावेग में आकर अपनी पुश्तैनी जायदाद करने पर किसी को न शक होगा न कुछ पता चलेगा। ब्रिजेश की बात का मतलब समझ आते ही श्रेया सिहर गई। इतनी घिनौनी, इतनी अनैतिक बात पापा जैसा संप्राप्त व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो यह वजह थी पापा का उस पर इतना स्नेह लुटाने की। अच्छा सिला दे रहे थे पापा गौतम के प्यार और विश्वास का। लेकिन वह तो गौतम से विश्वासघात नहीं कर सकती, मगर गौतम को पापा की कलुषित भावनाओं के बारे में बताए भी तो कैसे? अव्वल तो गौतम इस बात पर विश्वास ही नहीं करेगा, और करने पर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करे वह? घबराओ मत श्रेया, न तो मैं तुमसे जोर जबरदस्ती करूंगा और न ही कोई अश्लील या अनैतिक हरकत। ब्रिजेश ने समझाने के मकसद से कोमल स्वर में कहा। मेरे पास इस समस्या का बहुत ही सरल समाधान है। बस तुम्हें थोड़ी सी सतर्कता और गोपनीयता रखनी होगी। तुमने स्पर्म ट्रांसप्लांट यानी IVF तकनीक के बारे में सुना होगा। जी पापा, सुना है। श्रेया का स्वर कांप गया। पूर्णतः सक्षम पति के रहते किसी अन्य के वीर्य को अपनी कोख में रखने का विचार मात्र ही असहनीय था। लेकिन ब्रिजेश की कातरता और विवशता गौतम के लिए असीम मोह, गौतम का ब्रिजेश से लगा और उसके प्रति कृतज्ञता उसे बाध्य कर रही थी कि वह अपनी भावनाओं को कुचलकर ब्रिजेश की वंशवेल को हरी भरी रखे। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। ब्रिजेश को मना कर सकती थी, लेकिन उसके बाद अगर वे उदास या व्यथित रहने लगे तो स्वाभाविक है उन पर जान छिड़कने वाला गौतम भी परेशान रहने लगेगा, और एक खुशहाल परिवार अवसादग्रस्त हो जाएगा। डॉक्टर अवस्थी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके क्लिनिक में सब कुछ बहुत सावधानी से हो सकता है। ब्रिजेश ने कहा। तो करवा लीजिए पापा, आप जब कहेंगे मैं वहां चली जाऊंगी। श्रेया ने दृढ़ स्वर में कहा। चलिए वापस चलते हैं, आपकी क्लास का समय हो रहा है। ब्रिजेश ने विस्फारित नेत्रों से श्रेया को देखा। उन्होंने बहुत पौराणिक कथाएं पढ़ रखी थी, लेकिन जो श्रेया करने जा रही थी ऐसा तो उन काल्पनिक कथाओं की किसी भी नायिका ने कभी नहीं किया था। हाइपर
सेंसिटिव और ईगोइस्ट ससुर की विहंज का दंश भोगने वाली श्रेया शायद पहली आधुनिक कर्तव्यनिष्ठ पुत्रवधू व पत्नी थी।